कल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लाइमेटोलॉजी, यही पढ़ रहे थे ना। और इस क्लाइमेटोलॉजी में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसका कंपोजिशन। तो अगर हम आपको लिखवा दें तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने इसमें पढ़ा एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में हमने इसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सारे चीज़ें देखे। फिर हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर पढ़ा था हीट बजट। फिर हमने पढ़ा था क्या? प्रेशर, ठीक है, एंड विंड सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने क्या? सारे प्रेशर बेल्ट्स और जेट स्ट्रीम्स तक पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो अब एयर से हटकर थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में ही एयर के अलावा अब अलग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ स्टार्ट करेंगे क्या? देखिए, आपको क्या मैंने जियोमॉर्फोलॉजी, क्या जियोमॉर्फोलॉजी अगर लिखूं तो जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अर्थ के रिलेटेड, अर्थ की लेयर वगैरह, ये सब मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी में थी। एटमॉस्फेयर और एयर प्रेशर वगैरह ये सब क्लाइमेटोलॉजी में है। अब यहाँ तक जेट स्ट्रीम्स के बाद अब आपको क्लाइमेट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले होता है, वो होता है ह्यूमिडिटी का। क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल कौन डालती है? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया? वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर। यानी कि अब इसी क्लाइमेटोलॉजी में अब हमें पढ़ना है कि उस वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, उनके बारे में समझना है, और वो क्या इफेक्ट डालते हैं, उनका क्या रोल है, उसको जानना है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक के अंदर? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये भी क्लाइमेटोलॉजी का ही हिस्सा है। ये भी जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में आपने ओरिजिन ऑफ अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे माउंटेन बने, सब कुछ, अर्थ की लेयर, मेंटल, क्रस्ट, कोर, सब पढ़ा, सारा कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। उसी तरह से फिर आपने फिजिकल ज्योग्राफी में आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, जिसमें आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया, इसका स्ट्रक्चर बताया गया, इसका कंपोजिशन बताया गया। फिर उस एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो उसमें मैंने पूरा आपको सन का मूवमेंट वगैरह बताया। फिर कैसे हीट बजट क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है, और उन सब की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेशर बेल्ट बने। अगर वो चीज़ें ना बताता तो आप ये नहीं समझ पाते कि प्रेशर बेल्ट बना कैसे। और प्रेशर बेल्ट बनने की वजह से हमने देखा कि प्लेनेटरी विंड्स, यानी कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स का फ्लो देखा। फिर हमने देखा कि ये सब तो अर्थ सरफेस पे है, फिर ट्रोपोस्फीयर पे भी एक फ्लो है जिसको हम लोगों ने जेट स्ट्रीम के नाम से देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एयर, और एयर के किसकी वजह से? उसके ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो उस टेम्परेचर की वजह से प्रेशर डिफरेंस आया, और प्रेशर डिफरेंस से एयर का फ्लो वगैरह हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? बारिश होती है, क्लाउड्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें घटनाएं होती हैं, तो ये भी तो क्या है, क्लाइमेट ही चेंज में ही हो रहा है ना, इसी क्लाइमेट में। तो अगर इनको पढ़ना है कि ये कैसे क्लाइमेट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बादल बन रहे हैं, कैसे बारिश हो रही है, अगर इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो हमें पता चला कि ये सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो है वाटर वेपर। कौन है? वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर आया कहाँ से इस एटमॉस्फेयर में? और हमने तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर का जिक्र किया है। तो ये वाटर वेपर आखिरकार आया कहाँ से इस क्लाइमेट में? इसमें तो एयर होनी चाहिए, लेकिन उस एयर के साथ एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो अब बात आई कि ये वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में आया कैसे, और अगर आ गया तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो उसको हम लोग इसी क्लाइमेटोलॉजी के सब टॉपिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंडर पढ़ेंगे। किसके? तो हमारा तो जैसे सब्जेक्ट तो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है। दूसरा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। इसी क्लाइमेटोलॉजी का ये सब क्या थे? सब टॉपिक थे। और इसी क्लाइमेटोलॉजी का अगला सब टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस क्लाइमेटोलॉजी का पहला सब टॉपिक था एटमॉस्फेयर, दूसरा सब टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अब हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे, और इसमें मेन हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इस एटमॉस्फेयर में जो एयर से बना हुआ एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे आए। वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनका रोल क्या है, वो कैसे पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानना है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टॉपिक देंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल का मतलब, हाइड्रो मतलब क्या हुआ? वाटर। तो वाटर का साइकिल, वाटर का साइकिल कहाँ? ये वाटर कहाँ मौजूद है? हमारे ओशंस में मौजूद है, हमारी नदियों में मौजूद है, हमारे तालाब में मौजूद है। लेकिन जो एक्चुअल में देखा जाए तो ओशन ही देखा जाएगा, क्योंकि 75% तो वही है ना, ओशन ही तो है। तो इस ओशन में जो पानी है, ये पानी ओशन से इवेपोरेट होकर कैसे एटमॉस्फेयर में पहुंचा, फिर एटमॉस्फेयर से कैसे ये ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, जो कुछ हुआ, फिर वापस ओशन में पहुंचा। तो एक पूरी साइकिल बनी हुई है। क्या? एक पूरी साइकिल बनी हुई है। कैसे? तो ये जो अपना ओशन में वाटर है, ओशन वाटर या ओशनिक वाटर, ये होता है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वहाँ से फिर क्या होता है, इसको ब्रैकेट, और वहाँ से फिर ये प्रेसिपिटेशन, क्या? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में फिर वाटर के रूप में आ जाता है ओशन में। तो ये जो पूरी साइकिल है, इसी को कहा जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, चलिए तो कुछ लिख लीजिए इसमें। मैंने आपको बताया कि ओशन वाटर इवेपोरेट होकर कहाँ पहुँचता है? एटमॉस्फेयर में पहुँचता है।
एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन जब अपने सेचुरेशन पर पहुंचता है, जैसे देखिए क्या है कि कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर, कहाँ, एटमॉस्फेयर ओशन के बीच में, क्या है प्रोसेस, कौन कौन सा, इवेपोरेशन है, ट्रांसपीरेशन है, कंडेंसेशन है और प्रेसिपिटेशन है। ये 4 प्रोसेस हमेशा होते रहते हैं। अब क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो कहाँ से जाता है, वो वाटर बॉडी के थ्रू जाता है। कैसे, इवेपोरेट होके यहाँ जा रहा है ना, वाटर बॉडी से, ओशन क्या है, वाटर बॉडी, इवेपोरेट होकर कहाँ पहुँचा, एटमॉस्फेयर में, किस में, वाटर वेपर के फॉर्म में। उसके बाद क्या हुआ, और प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन, लेकिन जो मैक्सिमम है वो कहाँ से, इवेपोरेशन से ही मैक्सिमम हिस्सा जाता है। अब ये जो इवेपोरेटेड वाटर है ये कहाँ पहुँचा, एटमॉस्फेयर में जब पहुँचता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, कंडेंसेशन, क्या होता है, कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, क्लाउड बनते हैं। और जब ये क्लाउड बनते बनते अपने सेचुरेट हो जाते हैं कि अब इससे ज़्यादा ये वाटर को नहीं अपने पास रख पाएंगे, उनका टेम्परेचर डाउन होता है, तो वो वाटर वेपर क्या करते हैं, बारिश करा देते हैं। क्या करते हैं, गिव अवे द वाटर, उस पानी को वापस भेज देते हैं अर्थ पे। और जब उस पानी को वापस भेजते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन का शॉर्ट फॉर्म है, पीपीटी करके लिख लीजिए। क्यों, ताकि बार बार प्रेसिपिटेशन लिखने से अच्छा पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और इस तरह से क्या है, इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कहाँ पर, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, यानी कि पूरे सिस्टम में, जो एटमॉस्फेयर का पूरा सिस्टम है इसमें जो वाटर का कंटेंट है वो हमेशा क्या होता रहता है, बैलेंस बना रहता है। रिक्वायरमेंट के आधार पर कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक कांस्टेंट बैलेंस बना रहता है, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से। और यही जो बैलेंस बना होता है वाटर वेपर का, यानी कि मॉइस्चर का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कौन करता है, वो उसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो पूरा साइकिल चला ना, इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर का साइकिल है कि कहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, कैसे, जब रिक्वायरमेंट थी तो वाटर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, जब सेचुरेट हो गया, अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर पानी को वापस कर दिया गया, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर इवेपोरेशन होगा, तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाती है और इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। समझ में आया, चलिए अब लिखिए। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचा, उससे वाटर एटमॉस्फेयर में पहुंचा। तो अब लिखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वजह से क्या हुआ, H2O इन एटमॉस्फेयर, ये पानी H2O हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचा। तो जब H2O हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो लिखिएगा वाटर वेपर इन एयर वेरीज फ्रॉम, भाई एक लिमिट था ना कि एक लिमिट के बाद वो कंडेंस हो जाता है और फिर वापस आ जाता, तो कहाँ से, तो वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर। तो या तो 0% से लेकर 4%, 0% बहुत नेग्लिजिबल होता है और 4% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम 4% तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एवरेज कितना रहता है, तो एवरेज अराउंड 2%, कितना, 2% इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है उसका 2% के आसपास क्या होता है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। और
जब ये वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है, तो लिखिएगा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, कि कितना वाटर हम वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसी को कहा जाएगा ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी इज, यानी कि ऐसे आप कहिए, तो अगर इसको आप नहीं भी पढ़ो, इसको रब कर दो, तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और क्या नाम है, कॉल्ड, ये आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम याद होना चाहिए, जिसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हाइग्रोमीटर, और इसी को अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आपको क्या होगा, क्या कि हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, या हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब ये अलग बात है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में वाटर वेपर मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर, कंडीशन, एयर का फ्लो, इंसोलेशन, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो क्या है, रिक्वायरमेंट, मैंने इसीलिए कहा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जैसी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से वहाँ पर एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट होगा, और यानी कि वही उसी हिसाब से वहाँ की ह्यूमिडिटी होगी। रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, और हाइग्रोमीटर से हम उसको मेजर कर लेते हैं। अब बात है कि ये जो वाटर वेपर पहुंचा एटमॉस्फेयर में, वो कैसे पहुंचा, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के पीछे रीजन क्या है, इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन प्रोसेस ना होता तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं होता। तो अब समझते हैं कि इवेपोरेशन है क्या, और ये इवेपोरेशन के ऊपर किसका किसका इफेक्ट पड़ता है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए इवेपोरेशन।